वेलकम एवरीवन। आज हम लोग वेक्टर चैप्टर का तीसरा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 10.3। इस एक्सरसाइज में हम डॉट प्रोडक्ट वगैरह उसके प्रैक्टिसेस करेंगे, डॉट प्रोडक्ट के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं। और चलो फिर शुरू करते हैं भाई। एक्सरसाइज 10.3 में क्वेश्चन नंबर 1, find the angle between the two vectors a and b vector with magnitudes this and this respectively and having dot product √6 के बराबर। गिवन क्या क्या है लिख लो। सबसे पहले गिवन है a वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि है 3 यूनिट्स, और फिर b वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज़ 2 यूनिट्स, and the dot product is also given √6 यूनिट्स। ठीक है, अब हमें एंगल निकालना है तो cos थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो कि cos थीटा इज इक्वल्स टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय a वेक्टर का मॉड इंटू b वेक्टर का मॉड। ऊपर है √6, नीचे है 3 इंटू 2 6। 6 √6/6। तो इसको अगर हमें लिखना है तो एंगल आपका इन्वर्स में आएगा, थीटा कॉज इन्वर्स √6/6। एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने कॉपी करने में गलती की है, ये √3 होगा एक्चुअली। हाँ, तभी आंसर मैच नहीं कर रहा था। √3 अगर होगा तो √3 यहाँ पर होगा और इधर होगा √6 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √2, और नीचे आपका √3 मौजूद है तो ये √3 कैंसिल, और √2 को नीचे लेके आओ इट विल बी 2/2 √2। ऐसा क्यों कर रहा हूँ समझ में आ जाएगा आपको। 2 और 2 कैंसिल तो 1/√2 बन जाता है, और हमें पता है कि cos इन्वर्स 1/√2 इज़ बेसिकली π/4, और ये आपका आंसर। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने ठीक से देखा नहीं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, और ये आपका आंसर π/4 होगा। ठीक है, मतलब 1/√2 का वैल्यू हमें पता है कि cos इन्वर्स 1/√2 का वैल्यू π/4 होता है, तो इसलिए √2 को मैं नीचे लेकर आया। ठीक है, एनीवेज ये आपका पहला क्वेश्चन था। फिर दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि फाइंड द एंगल, फिर से बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस। ओके, इजी। इस बार आपको वेक्टर जो है i कैप, j कैप, k कैप के फॉर्म में गिवन है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले आप इसको नामकरण कर लो पहले तो, कि लेट a वेक्टर इक्वल टू दिस, a वेक्टर इक्वल टू i कैप -2 j कैप प्लस 3 k कैप। इक्वल टू इधर होगा b वेक्टर इक्वल टू 3i कैप -2 j कैप प्लस k कैप। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है ना। तो एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, cos थीटा वाला फॉर्मूला लगाना होगा, जिसमें आपको डॉट प्रोडक्ट करना होगा, और डॉट प्रोडक्ट को डिवाइड करना होगा a वेक्टर और b वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ, प्रोडक्ट के साथ। ओके, तो a डॉट b कैसे करते हैं, i कैप के कॉम्पोनेंट्स को मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू 3, प्लस फिर j कैप के कॉम्पोनेंट्स को मल्टीप्लाई करो तो -2 इंटू -2, फिर प्लस k कैप के कॉम्पोनेंट्स को मल्टीप्लाई 3 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय a इंटू b। अभी a वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो अलग से। तो ये विल बी, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर
3 का स्क्वायर अंडर रूट, तो 1 + 4 5, 5 और इधर 9, तो 14। और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर अंडर रूट, 9 + 1 10, 10 और इधर 14 फिर से। वैल्यूज़ बिठाओ तो √14 × √14, सो 3 और 3 6, 6 + 4 10, 10/14, 5/7, तो 10/14 को मैं 5/7 लिख सकता हूँ डायरेक्ट, तो थीटा हो जाएगा cos इनवर्स 5/7, ठीक है। cos इनवर्स 5/7 इज द आंसर। ये होगा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो डन, इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि प्रोजेक्शन निकालो। तो प्रोजेक्शन निकालना हमें आता है, प्रोजेक्शन निकालना हमें आता है। क्या प्रोजेक्शन निकालने का तरीका होता है कि जिस पर भी प्रोजेक्शन निकाल रहे हो वो कैप में रहेगा, और जो प्रोजेक्शन निकालेगा वो वेक्टर फॉर्म में रहेगा, ठीक है। बहुत सिंपल। तो देखो हमें निकालना है, पहले तो आप इसको ए बी वेक्टर करके नामकरण कर लो इसको। लेट ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप और बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप। तो हमें निकालना है इस वेक्टर के वजह से इस वेक्टर पर प्रोजेक्शन, मतलब फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला याद करो। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी विल बी गिवन एज ए वेक्टर डॉट बी कैप, ठीक है। जो प्रोजेक्शन निकाल रहा है वो वेक्टर फॉर्म में, जिस पर निकाल रहे हैं वो कैप में, ठीक है। नेक्स्ट, और हमें पता है कि बी कैप इज़ बेसिकली बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, सो इट इज़ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो तो 1 × 1 1 प्लस जे कैप में क्या है -1 × 1, और इधर नीचे कितना है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1² + 1² मतलब √2। तो कितना आने वाला है भाई, ऊपर तो 0 होने वाला है, मतलब प्रोजेक्शन इज़ 0, ठीक है। प्रोजेक्शन इज़ 0, तो आंसर क्या होगा 0, बिकॉज न्यूमरेटर आपका 0 होने वाला है, कैंसिल होने वाला है, ये और ये कैंसिल चला जाएगा, तो प्रोजेक्शन जो है वो है 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस। ओके, फिर से सेम तरीके से लिखो, लेट ए वेक्टर इक्वल टू, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर आपने लिख लिया, फिर आपको प्रोजेक्शन निकालना है सेम तरीके से। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, फिर से वही ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ए डॉट बी कर लेते हैं तो 1 × 7 प्लस 3 × कितना, ये 3 × -1, और इधर है 7 × 8 होल डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब 7 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। ऊपर कितना आएगा 7 - 3 4 और 56, इट इज़ 60। ऊपर आएगा आपका 60
डिवाइडेड बाई नीचे कितना होगा 49, 150, 50 और 64, 114 अंडर रूट। ठीक है, क्या ये सिंप्लीफाई होगा? अच्छा, एनसीईआरटी में इतना तक ही लिखा है तो मैं भी इतना तक ही लिखता हूँ, इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, नहीं किया है। ठीक है, आई गेस और सिंप्लीफाई होता भी नहीं है, तो आंसर आपका इतना तक ही है। वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, इस चैप्टर को अगर आप एक बार करोगे तभी आपका पूरा मतलब फुल कॉन्फिडेंस आपको मिल जाएगा। बहुत आसान चैप्टर है, बस एक बार करना है ढंग से एकदम। ठीक है, बार बार करने की ज़रूरत नहीं होती भाई। जो इजी क्वेश्चंस होते हैं, इजी क्वेश्चंस को बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, एक बार करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हो जाएगा और आप क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर पाओगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बार बार करना है, जो आप भूल जाते हो वगैरह वगैरह। जो इजी क्वेश्चंस है उनको एक बार ही करो, बस एक बार करने से आपका काम बन जाता है। दैट इज़ बेसिकली स्मार्ट वर्क। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि आपको इन तीनों वेक्टर्स को क्या करना है, शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज़ अ यूनिट वेक्टर, ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो पहले बोला है कि ये तीनों की तीनों यूनिट वेक्टर है, प्रूफ करो। यूनिट वेक्टर का मतलब इन तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 आने वाला है, वो प्रूफ करके दिखाओ। और फिर दूसरी पार्ट में आपको प्रूफ करना है कि दिस वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, प्रूफ करेंगे, कोई बात नहीं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूफ करने का तरीका क्या होता है, एक दूसरे के साथ जो डॉट प्रोडक्ट आने वाला है वो 0 आने वाला है, वो दिखा दो। बिकॉज हमें पता है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आना मतलब दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। बस हो गया। और सी वेक्टर आपका है 1/7 6i कैप माइनस नहीं प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। अच्छा, अब हमें दिखाना है कि ये तीनों की तीनों यूनिट वेक्टर हैं। तो सबसे पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा 1/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/7 का स्क्वायर, 3/7 का स्क्वायर, 6/7 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 49, ऊपर आ जाएगा 4 + 9 + 36। कितना आ जाता है भाई, 49 ही तो आ रहा है ना, 5, हाँ 49 आ रहा है। तो इसका मतलब √49/√49 मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 1। इट इज़ इक्वल टू 1 यूनिट्स। सिमिलरली बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, कितना आएगा 3/7 का स्क्वायर प्लस माइनस 6/7 का स्क्वायर प्लस 2/7 का स्क्वायर करके अंडर रूट। तो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में 49, ऊपर आएगा 9 + 36 + 4, फिर से √49, ऊपर भी नीचे भी, तो ये 1 यूनिट आने वाला है। ठीक है, फिर आप वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकाल लो। वेक्टर सी का होगा 6/7 स्क्वायर प्लस 2/7 का स्क्वायर प्लस माइनस कितना, ये 3 है ना, माइनस 3/7 का स्क्वायर करके अंडर रूट। ये भी आपका 1 यूनिट आने वाला है। Hence, the magnitudes of A, B, the magnitudes of vector A, B, C are the same. That is, अच्छा सेम नहीं, आर इक्वल टू 1 लिखो, आर इक्वल टू 1। सो वेक्टर A, B, C
आर बेसिकली यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, दे आर यूनिट वेक्टर्स। ये तो प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट आपको प्रूफ करना है कि ये तीनों वेक्टर्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाने के लिए पहले आप ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो प्रूफ करो, ए वेक्टर और सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो प्रूफ करो, फिर बी वेक्टर और सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है ये प्रूफ करो, फिर आपका आंसर आएगा। तो उसके पहले आपको लिखना होगा वी नो दैट इफ टू वेक्टर्स are perpendicular to each other, then their dot product is equal to 0. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो सिमिलर तरीके से आपको दिखाना है, नाउ ए डॉट बी वेक्टर करके दिखाओ। पहले ए डॉट बी मतलब बहुत आसान, आई कैप के कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई, जे कैप के कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई और के कैप के कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके देखो और देखना क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ओके। तो ए कैप का कंपोनेंट 2/7 पहले वेक्टर का, और इसका होगा 3/7, फिर प्लस 3/7 और इधर कितना है -6/7 प्लस 6/7 इंटू 2/7। चेक करो 0 आता है कि नहीं। इधर होगा 6/49, इधर होगा -18/49, इधर होगा 12/49। इनको इसको जोड़ोगे तो 18 आएगा, 18/49 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 आ रहा है। ठीक है, क्लियर। इससे आप क्या लिखोगे, इससे आप लिखोगे सो ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक है, फिर आपको लिखना है एंड अब आप बी वेक्टर और सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करो। डॉट प्रोडक्ट करोगे तो इधर होगा 3/7 इंटू 6/7। पहले तो 3/7 और 6/7 प्लस 2/7 और इधर -6/7, 2/7 -6/7 और इधर -3/7 और इधर 2/7। तो ये आएगा 18/49, ये आएगा -12/49, ये आएगा -6/49। ये दोनों जुड़कर -18/49 होंगे और इधर +18/49 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये भी 0 आ रहा है। अगर ये 0 आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, सो बी वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। ठीक है, इसके बाद लास्ट में आपको दिखाना है ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर आपका 0 आ रहा है। ठीक है, तो चलो भाई इसको शो करो अगेन। अगेन ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या होगा, 2/7 6/7, इसके बाद 3/7 2/7, देन 6/7 -3/7, तो इधर होगा 12, इधर होगा 6, 18 और इधर -18 मतलब 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। इसके बाद लास्ट में आपको लिखना है हैंस, इसको तुम इक्वेशन
1, इसको तुम इक्वेशन 2 और इसको तुम इक्वेशन 3 बोल सकते हो। हैंस फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 and 3 a vector, b vector and c vector are mutually perpendicular to each other. ठीक है, हो गया प्रूफ। तो इस तरीके से आपको प्रूफ करके दिखाना है। समझ आया? इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा? फाइंड ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस इज के 0 और इसका। अच्छा, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले गिवन लिखो। गिवन में सबसे पहले लिखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, ये पहली कुछ गिवन बातें। फिर क्या गिवन है? फिर गिवन है आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट विथ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका वैल्यू 8 आ रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, तो ये होगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर होगा माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर यहाँ पर माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 8। क्लियर? और हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, तो ये और ये कैंसिल, बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज़ें। हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर हमें मिलता है क्या? इस यहाँ से हमें ये मिलता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से मिलता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 8। हमें पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज़ 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, तो इट विल बी 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 8। इसके बाद इसका स्क्वायर करोगे तो 64 इधर कितना है, तो ये 62 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। सो इट इज़ 63 बी वेक्टर का स्क्वायर। ठीक कर रहा हूँ? ठीक है, इक्वल्स टू 8, और यहाँ से ये जाएगा इस तरफ, तो फिर ये बन जाएगा बी वेक्टर का मॉड इक्वल्स टू 8/63 का स्क्वायर रूट। कितना आता है? डिवाइड जाता है 8 से, तो डिवाइड नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, तो इतना ही रहेगा। 63 को लिखा जा सकता है 7 × 9, ये परफेक्ट स्क्वायर बाहर चला जाएगा, और इधर से आ जाएगा 2√2। 8 को लिख सकता हूँ 2√2, और इधर लिख सकता हूँ इसको 3√7। इतना आ रहा है ना? हाँ, तो बी वेक्टर का मॉड आया इतना, और ए वेक्टर का मॉड आ जाएगा कितना? अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पर प्लस माइनस आपका नहीं चाहिए। क्यों प्लस माइनस नहीं चाहिए? बिकॉज मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो प्लस माइनस की ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है ना? अगर किसी ने प्लस माइनस दे दिया तो आपका रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तो मॉड ऑफ ए कितना होगा? हमें बताया कि मॉड ऑफ ए इज़ दिस, तो इट इज़ 8 टाइम्स ऑफ दिस, तो इसके साथ 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 16√2 डिवाइडेड बाय 3√7। तो आपका एक आंसर होगा ये, और एक आंसर होगा ये। दिस इज़ वन आंसर, दिस इज़ वन आंसर। क्लियर? इजी? समझ आया सबको? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है इवैल्यूएट द प्रोडक्ट 3a वेक्टर माइनस
5b वेक्टर इंटू डॉट प्रोडक्ट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करो तो दिस इंटू दिस क्या होगा 6a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। और फिर यहाँ पर कितना होगा 3a वेक्टर और इधर है 7b वेक्टर, तो प्लस 21a वेक्टर डॉट b वेक्टर, क्लियर। फिर दिस इंटू दिस तो -10b वेक्टर डॉट a वेक्टर, फिर माइनस ये और ये मल्टीप्लाई तो 35b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम होता है, तो 21 माइनस दिस ये होगा 11, तो 6 वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 11 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और इधर होगा माइनस 35 बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। बस हो गया आंसर, इजी, आसान एकदम। ये होगा आपका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज़ 60 डिग्रीज एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज़ हाफ। ओके, तो सबसे पहले तो एंगल थीटा गिवन है 60, स्केलर प्रोडक्ट गिवन है मतलब डॉट प्रोडक्ट गिवन है किसका, ए वेक्टर और बी वेक्टर का, डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू हाफ है। और एक और चीज़ गिवन है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ये भी दिखाओ। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स। अच्छा, दोनों का मैग्नीट्यूड बताओ और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो एक का निकालने से दोनों दूसरे का भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं और कॉस थीटा वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। कॉस थीटा इज़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, करेक्ट। कॉस थीटा कॉस 60 डॉट प्रोडक्ट हाफ डिवाइडेड बाय, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो मैं b को भी a के टर्म्स में लिख सकता हूँ, तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, मानते हो, मतलब ऐसा लिख सकते हो मैं मॉड ऑफ a का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद मैं इसको इधर लेके जाता हूँ और इसको इधर लेके आता हूँ, तो इट विल बी लाइक दिस, मॉड ऑफ a का स्क्वायर इक्वल टू हाफ डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा कॉस 60 जो कि फिर से हाफ है, ठीक है। कितना आ जाएगा भाई बताओ, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा तो 1 आने वाला है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ मॉड ऑफ a विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ b विल बी इक्वल टू 1। बस हो गया आपका आंसर, एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम लल्लू क्वेश्चन, लल्लू। ये रहा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि मॉड ऑफ x निकालो, x वेक्टर निकालो अगर हमारा a वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात, a वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब a वेक्टर का मॉड होगा 1। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड also given that x vector minus a vector dot x vector plus a vector equal to 12 मल्टीप्लाई करो तो हमें मिलेगा x वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, फिर माइनस नहीं प्लस x वेक्टर डॉट a वेक्टर, फिर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, तो कैंसिल हो ही जाएंगे आपस में, और लास्ट में बचेगा माइनस मॉड ए का स्क्वायर इक्वल टू 12। और हमें पता है कि मॉड ए इज़ 1, तो ये 1 चला जाएगा उस तरफ, तो ये 13 बन जाएगा।
तो मॉड एक्स का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 13 और यहाँ से मॉड एक्स विल बी इक्वल टू √13। तो आंसर क्या होगा? √13 होगा और ये आपका आंसर। दिस इज़ योर आंसर। वेरी इजी, आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है फाइंड नहीं, इफ़ दिस वेक्टर आर गिवन सच दैट दिस परपेंडिकुलर। ओके, तो सबसे पहले गिवन वगैरह लिख लेते हैं। गिवन ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बी वेक्टर है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और सी वेक्टर है 3i कैप प्लस j कैप आर सच दैट। ऑल्सो क्या गिवन है? ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, देन फाइंड लैम्डा। ठीक है, तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के साथ। अगर परपेंडिकुलर है इसका मतलब इस वेक्टर का डॉट अगर मैं इस वेक्टर से लूँगा तो मुझे 0 मिलेगा, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है कि परपेंडिकुलर है, तो वहाँ से मुझे लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा। बहुत आसान। तो सबसे पहले तो भाई आपको ये वाला वेक्टर फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे? ए वेक्टर प्लस इस वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। तो देखो कैसे। नाउ ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर तो आपका ये रहा प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर। तो कितना हो जाएगा? जोड़ देते हैं दोनों को। तो 2 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 और इधर होगा 2, सो 2 इंटू, या फिर कैसे लिखो 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 3 और इधर कितना है? लैम्डा, सो 3 प्लस लैम्डा के कैप। ठीक है, एक साथ जोड़ दिया मैंने, सिंपल। अब बोला है कि ये जो वेक्टर है इट इज़ परपेंडिकुलर विद दिस वेक्टर सी वेक्टर, तो मैं लिख सकता हूँ एंड इसके बाद एंड नहीं लिखो, एंड नहीं, सिंस ये लिखो, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इट इम्प्लाइज ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर 0 आएगा। ठीक है, अब बस आपको इस वेक्टर का इस वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट वो आसान है, आई कैप के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करो। सो 3 टाइम्स 2 माइनस लैम्डा प्लस फिर इसका जे कैप और इसका जे कैप के कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई, तो 1 टाइम 2 प्लस 2 लैम्डा, और क्योंकि इसका कोई के कैप कंपोनेंट नहीं है तो मल्टीप्लाई भी नहीं होगा, इसका वैल्यू 0 के बराबर। यहाँ से लैम्डा मिल जाएगा आपको 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा हो जाएगा कितना? लैम्डा हो जाएगा 8। ठीक है, लैम्डा विल बी 8 और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? इससे पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। पहले तो आपको ये वेक्टर लिखना था प्लस करके लिखने के बाद बोला है कि ये जो वेक्टर आया ये सी वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर कब होता है? जब डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो डॉट प्रोडक्ट हमने 0 कर दिया।
वहाँ से लैम्डा निकाल लिया, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि प्रूफ करो, शो दैट दिस इज़ परपेंडिकुलर टू दिस फॉर एनी टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इंटू ए वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड इंटू ए वेक्टर फॉर एनी टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कैसे करोगे? परपेंडिकुलर शो करना मतलब इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो दिखाना, बस। तो इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो दिखा दो। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा कि वी नो दैट for two vectors to be perpendicular, for any two vectors to be perpendicular, their dot product must be zero। ठीक है, उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होना ज़रूरी है। तो इन दो वेक्टर्स को अगर हमें परपेंडिकुलर दिखाना है तो इन दोनों वेक्टर्स का हमें डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। सो नाउ LHS, नाउ, अच्छा नाउ के बाद टू प्रूव लिखो। टू प्रूव में लिखो इसका, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होने जा रहा है, इट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब प्रूफ करते हैं इसको, इस बात को प्रूफ करते हैं। इस बात को प्रूफ करने का तरीका होगा, पहले LHS ले लो। LHS आपका ये रहा। तो इट इज़ इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, पहले इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो मॉड ऑफ A इंटू बी वेक्टर डॉट मॉड ऑफ A इंटू बी वेक्टर। ठीक है, फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस मॉड ऑफ A इंटू बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मॉड इंटू ए वेक्टर। वेरी सिंपल। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर डॉट मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो तो एक माइनस साइन सामने आएगा और इधर है मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर डॉट मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। तो गौर से देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि ये टर्म और ये टर्म जो है आपस में बराबर है। ठीक है, इसमें भी देखो मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर बी वेक्टर है, यहाँ भी मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर बी वेक्टर है। यहाँ माइनस साइन है, ये प्लस साइन है, तो आपस में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर? तो ये और ये तो कैंसिल।
फिर गौर से देखो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बराबर टर्म्स हैं। बिकॉज बराबर टर्म्स कैसे हैं? बिकॉज डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। तुम चाहो तो ए डॉट बी ऐसे लिखो या बी डॉट ए ऐसे लिखो, दोनों का जो वैल्यू है या फिर मीनिंग है दोनों सेम ही है डॉट प्रोडक्ट में। तो देखो यहाँ पर ए वेक्टर का मॉड ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर। सिमिलरली यहाँ पर भी वही है। क्या? यहाँ पर भी आपको ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर मिलकर ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और बी वेक्टर और बी वेक्टर के मॉड का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। मतलब सिंपली कहे तो अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड को लिखूँगा तो तुमको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे बताओ ए वेक्टर का मॉड डॉट ए वेक्टर का मॉड मिलकर क्या हो जाएगा? तुम बोलोगे भाई ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर बन जाएगा, करेक्ट। हाँ भाई, इनटू बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, मानते हो? फिर माइनस बी वेक्टर का मॉड इंटू वी वेक्टर का मॉड क्या होगा? मल्टीप्लाई करने पर, डॉट प्रोडक्ट करने पर क्या होगा? बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। सिमिलरली ए वेक्टर का डॉट विथ ए वेक्टर करने पर ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। अब देखो दोनों क्या सेम है? क्या ये और ये दोनों सेम है? यस। तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, अल्टीमेटली तुमको ज़ीरो मिलेगा, ठीक है। दैट इज़ RHS के साथ बराबर आ गया। तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है, और डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होने का मतलब ये दोनों वेक्टर्स आपका परपेंडिकुलर है। तो हैंस दिस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ये आपका प्रूफ हो गया। इट इज़ प्रूव्ड नाउ, इट इज़ प्रूव्ड नाउ। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर सॉरी ये नहीं, अगर ए वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है, अगर ए वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है, ऑल्सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी ज़ीरो आ रहा है, तो इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ बी वेक्टर के बारे में? तो देखो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि हमें पता है कि दो वेक्टर्स का दोनों सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज़ बेसिकली ज़ीरो। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो ज़ीरो है, और इससे मैं क्या कह सकता हूँ कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ज़ीरो आ रहा है। अब डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो किसके वजह से हो सकता है? या तो ए वेक्टर के वजह से हो सकता है, या तो बी वेक्टर के वजह से हो सकता है, या फिर दोनों के वजह से हो सकता है। मतलब या तो ए वेक्टर आपका नल वेक्टर है, या तो बी वेक्टर आपका नल वेक्टर है, ठीक है। और दोनों नल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आपको ज़ीरो ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ ए वेक्टर आपका नल वेक्टर है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या है? उसका मैग्नीट्यूड आपका ज़ीरो है। बाकी बी वेक्टर आपका एनी नॉन ज़ीरो वेक्टर भी हो सकता है, बिकॉज ज़ीरो इंटू एनी नॉन ज़ीरो नंबर विल बी ज़ीरो। तो इसका मतलब बी वेक्टर को नल वेक्टर ही होना पड़ेगा, इसका कोई नेसेसिटी नहीं है। क्लियर? तो आपको क्या लिखना होगा यहाँ से? इससे इस इक्वेशन से आप लिखोगे हैंस ए वेक्टर इज़ ए नल वेक्टर, या फिर ज़ीरो वेक्टर, जो भी बोलना बोलो। ए वेक्टर आपका नल वेक्टर, ये कन्फर्म्ड है इस इक्वेशन से जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। लेकिन इस इक्वेशन से, क्योंकि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है आपका? ज़ीरो है। मैग्नीट्यूड ज़ीरो का मतलब ये जो वेक्टर है दिखने में ऐसा होगा, ज़ीरो आई कैप, ज़ीरो जे कैप, ज़ीरो के कैप। अगर आप बी वेक्टर को कोई भी एक रैंडम वाला कोई भी एक वेक्टर मान सकते हो, जैसे बी आई कैप, बी टू जे कैप और बी थ्री के कैप। तो जब मैं इनका डॉट प्रोडक्ट लूँगा, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट, मतलब इसका इस वेक्टर का और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लूँगा, तो बेसिकली ज़ीरो ही आएगा, बिकॉज ज़ीरो इंटू बी वन, ज़ीरो इंटू बी टू और ज़ीरो इंटू बी थ्री जो है
ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब बी वेक्टर आपका कोई भी वेक्टर हो सकता है। द वैल्यू ऑफ बी वेक्टर कैन बी एनीथिंग, द बी वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर, सो इट डजंट कंक्लूड दैट बी वेक्टर मस्ट बी ए नल वेक्टर। ठीक है, आप यहाँ से ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि बी वेक्टर को नल वेक्टर ही होना पड़ेगा तभी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे या फिर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बिकॉज क्योंकि ऑलरेडी ए वेक्टर आपका नल वेक्टर है, तो नल वेक्टर ही क्या करेगा, इस प्रोडक्ट को क्या कर देगा, ज़ीरो कर देगा। तो बी वेक्टर को ज़ीरो होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा क्या कि द बी वेक्टर satisfying a vector dot b vector equal to 0 can be any vector। ठीक है, ये कोई भी वेक्टर आपका हो सकता है, ये आपका आंसर होगा। आप यहाँ से ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हो कि भाई ए वेक्टर जो है वो कोई भी वेक्टर हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ए वेक्टर आपका नल वेक्टर ही होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आप इससे ये बात कंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है आपसे क्या कि बताओ अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर सारे के सारे यूनिट वेक्टर्स हैं, मतलब सबका मैग्नीट्यूड 1 है, such that a vector plus b vector plus c vector equal to null vector, then find the value of a vector dot b vector plus b vector dot c vector plus c vector dot a vector। ठीक है, इसको करने का तरीका है, एक क्या तरीका है बताता हूँ। आपने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू नहीं प्लस 2 इंटू ए बी प्लस एफ, इसको कैसे लिखते हैं, 2 इंटू ए बी बी सी प्लस सी ए, इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के बराबर होता है। ये वाला आपने आइडेंटिटी पढ़ा होगा। तो हम वही आइडेंटिटी वेक्टर फॉर्म में यूज़ करेंगे। जैसे हम वेक्टर फॉर्म में ये वाला इक्वेशन यूज़ करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम करते क्या है बेसिकली, एक्चुअली हम इसको अगर वेक्टर फॉर्म में मैं बताऊँ तो ऐसा होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, इसी को हम लिखते हैं कुछ ऐसे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। अगर ऐसा लिखा होता है तो हम इसको ऐसे तोड़ के लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट होता है इनके बीच में। क्यों डॉट प्रोडक्ट होता है भाई, बिकॉज जब तुम दो वेक्टर का, ठीक है, स्क्वायर करते हो, दो वेक्टर्स का स्क्वायर करना मतलब दोनों वेक्टर्स के मॉड का स्क्वायर, एक्चुअली ये मॉड का स्क्वायर होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल मॉड का स्क्वायर, इसको कुछ ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, जस्ट लाइक ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एक मैग्नीट्यूड है, तो राइट हैंड साइड में भी एक मैग्नीट्यूड आना चाहिए, और डॉट प्रोडक्ट से ही हमें मैग्नीट्यूड मिलता है, स्केलर वैल्यू मिलता है। ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट से तो नहीं मिलेगा, इसलिए डॉट प्रोडक्ट यूज होता है। इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऐसा आता है, ऐसा आता है। ये दोनों वैल्यू सेम होता है तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, जस्ट लाइक ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, सेम तरीके से। तो यहाँ पर जो हम आइडेंटिटी यूज़ करने जा रहे हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले आपको गिवन लिखना होगा। इम्पॉर्टेंट बात क्या, इम्पॉर्टेंट बात गिवन आपको लिखना होगा कि ए बी सी जो वेक्टर्स हैं वो सारे यूनिट वेक्टर्स हैं, इनका मतलब इनका मैग्नीट्यूड आपका 1 होगा। ए वेक्टर का मॉड, बी वेक्टर का मॉड और सी वेक्टर का मॉड 1 है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, ऑल्सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आपका नल वेक्टर है, ये क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। और स्क्वायर करने का मतलब होता है कुछ ऐसा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर और इस तरफ नल वेक्टर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब नल वेक्टर का तुम स्क्वायर करो या जो भी करो, नल वेक्टर ही रहेगा। मतलब बेसिकली स्क्वायर करने का मतलब उनका मॉड का स्क्वायर, मॉड का स्क्वायर, स्क्वायर करने का मतलब होता है मॉड का स्क्वायर। एनीवेज, तो जो भी है,
इस स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डॉट, फिर ये वाला फिर से लिख दो, इक्वल टू 0। नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 0, तो 0 का स्क्वायर 0। फिर इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करो, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका। इसका आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हमें तो फॉर्मूला पता ही है कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसमें क्या होगा, a स्क्वायर मतलब इसका मॉड का स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर मतलब वेक्टर b का मॉड का स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर इसका मॉड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी लिखते टाइम होगा डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0। फॉर्मूला यूज़ कर लिया। हमें पता है कि इनका मॉड का वैल्यू 1 है, मतलब इनका मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। और हमें ये निकालना है क्वेश्चन में, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है, हाँ। तो ये अगर 1 1 है, इसका वैल्यू है 1, इसका वैल्यू है 1, इसका वैल्यू है 1, तो ये यहाँ पर 3 इधर जाएगा, -3 होगा, ठीक है। और 2 इधर जाएगा तो हमें मिल जाएगा क्या, -3/2 मिलेगा, ठीक है। मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको। ये वाला चीज़ का जो वैल्यू होगा ये होगा -3/2, ये हो जाएगा -3/2। ईजी, बस ये निकालना था हमें। क्लियर। एक्चुअली इसमें मॉड का स्क्वायर होता है, दोनों तरफ हम मॉड लगाकर स्क्वायर करते हैं ऐसे, ठीक है। हमने दोनों तरफ पहले मॉड लगाया, मॉड लिया, मतलब इन तीनों वेक्टर्स का सम करके जो नया वेक्टर आएगा उसका मॉड लिया हमने दोनों तरफ, फिर उसका स्क्वायर किया, ठीक है। तो ऐसे लिखना बेटर होगा। एनीवेज आपका आंसर आया है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर -3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में है कि इफ़ आइदर ए वेक्टर, गिवन में क्या है, ए वेक्टर इज़ नल वेक्टर और बी वेक्टर इज़ नल वेक्टर, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका 0 आता है। अब यहाँ से बट द कॉन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। कॉन्वर्स मतलब अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू 0 आता है तो फिर ये ज़रूरी नहीं है कि ए वेक्टर को नल वेक्टर होना चाहिए या फिर बी वेक्टर नल वेक्टर होना चाहिए। मतलब इसका क्वेश्चन हमें ये पूछा है, अगर मैं कह दूं कि आपका ए वेक्टर या तो नल वेक्टर है, या तो आपने कह दिया कि भाई बी वेक्टर नल वेक्टर है, या तो आपने कह दिया कि दोनों ही नल वेक्टर हैं, उस केस में मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों का वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लूँगा तो 0 आएगा, करेक्ट। लेकिन अगर मैं उल्टा जाऊँ तो मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई देख ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 आ रहा है, ठीक है, आपको मैंने ये कुछ नहीं बोला, आपको मैंने बस डायरेक्टली ये बोला, क्या आपके दिमाग में ये अगर आपका आता है तो क्या आपके दिमाग में ये थॉट आता है कि भाई या तो ए वेक्टर नल वेक्टर होना चाहिए या तो बी वेक्टर नल वेक्टर होना चाहिए? हाँ, आ सकता है थॉट, लेकिन ये थॉट हमेशा आएगा ये ज़रूरी नहीं है। किसी और को मैंने पूछा कि बता कि अगर दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो क्या ये ज़रूरी है कि ये नल वेक्टर है या तो ये नल वेक्टर है या तो दोनों नल वेक्टर है? तो वो बोल सकते हैं नहीं, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, बिकॉज ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाला वेक्टर आपका नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो वेक्टर, ये भी नॉन ज़ीरो वेक्टर है, फिर भी डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। अब तुम बोलोगे कैसे? वो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक वेक्टर लिया, जैसे कि मैंने लिया -1 -i कैप, ठीक है, +2j कैप -3k कैप, ठीक है। और बी वेक्टर लिया मैंने कैसा, मैंने वी वेक्टर लिया i कैप -2j कैप +3k कैप, ठीक है। अच्छा रुको, इधर अगर -1 है, -1 -4 तो 5 आएगा ना, इसको 3 कर देता हूँ, 3 करने पर -6 -1 -6 7, तो इधर मैं कर देता हूँ एक्चुअली इसको +7k क्या, इसको मैं हटा देता हूँ बस,
हो गया। इसको मैं 1k कैप कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, अब इसका तुम डॉट प्रोडक्ट करके देखो। डॉट प्रोडक्ट अगर मैं करके देखूँ तो -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -2 प्लस 7 इंटू 1, तो -1 -6 और इधर 7, कितना आ रहा है? ये कैंसिल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो देखो, दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट भी 0 आ सकता है। तो क्या ऐसा बोलना सही रहेगा कि अगर आपको कोई ये बोल दे तो क्या आप इसका उल्टा ये बोलोगे कि भाई ये कंडीशन तो तभी सेटिस्फाई होगा जब या तो ए वेक्टर नल वेक्टर होगा या तो बी वेक्टर नल वेक्टर होगा? क्या ये बोलना सत्य है? मतलब क्या ये हमेशा ट्रू होगा? नो। इसके अलावा भी तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ए वेक्टर एक नॉन ज़ीरो वेक्टर है, बी वेक्टर भी नॉन ज़ीरो वेक्टर, तब भी तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। इसका मतलब इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। आपको इसको ऐसे एग्जाम्पल देकर समझाना है, ठीक है। तो इसको आप कैसे, मतलब यू कैन से कैसे प्रूफ करोगे? इसको प्रूफ करने का तरीका, एक और तरीका भी है। एक और तरीका कैसा है दिखाता हूँ मैं आपको। इसको प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका आपको मैं दिखाता हूँ। बट द कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। कॉन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब दैट इज इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है, देन it is not necessary that either a vector is null vector और b vector is null vector। तो अगर आपसे कोई बोले कि भाई ये वाला कंडीशन कब सेटिस्फाई होगा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगा जब या तो ये नल वेक्टर है या तो ये नल वेक्टर है। ये कंडीशन तब भी सेटिस्फाई हो सकता है जब ये नॉन नल है, ये भी नॉन नल, मतलब नॉन ज़ीरो वेक्टर है। कैसे? इसको प्रूफ करने का एक तरीका है कि इसमें लिखो दैट इज़ ए वेक्टर नॉट नल वेक्टर एंड बी वेक्टर नॉट नल वेक्टर, ठीक है। ऐसा हमने बोला। बोलने के बाद देखो, वी नो दैट, या फिर नाउ लिखो, नाउ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, ये लिखता हूँ, ठीक है। ये लिखा मैंने, इसी को लिखा। इम्प्लाइज, हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिखा जाता है, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी और इनके बीच में एंगल कॉस थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब इन तीनों चीज़ों में से कोई भी 0 हो सकता है, ये तो तीनों की तीनों 0 हो सकते हैं, तभी राइट हैंड साइड में 0 मिलेगा, या फिर कह सकते हो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, ठीक है ना। या तो तुम इसको 0 कर दो, 0 इंटू समथिंग 0, या तो इसको 0 कर दो, 0 इंटू समथिंग 0, या तो इसको 0 कर दो, 0 इंटू समथिंग 0। लेकिन हमने क्या माना कि भाई मान लेते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, मतलब दोनों नल वेक्टर नहीं है। नल वेक्टर नहीं है मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है। सो अब लिखो फॉर ए वेक्टर का मॉड नॉट 0 एंड बी वेक्टर का मॉड ऑल्सो नॉट 0, देन कॉस थीटा इक्वल टू 0 एंड थीटा आपका आएगा 90, ठीक है। दैट इज even when vector A not equal to null vector and vector B not equal to null vector, their dot product can still be 0. Hence proved हो गया, hence proved हो गया। समझ आया? तो ऐसा आपको लिखना है सजाकर, हैंस प्रूफ लिख देना है लास्ट में, ठीक है, कि इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं है, इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। हो गया।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज द वर्टिसेस आर दिस ओके। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इफ़ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ए ट्राइंगल आर दिस रेस्पेक्टिवली फाइंड एंगल ए बी सी एंड एंगल ए बी सी इज़ द एंगल बिटवीन। अच्छा, तो बेसिकली एक ट्राइंगल ले लो अभी के लिए, सम रैंडम सा ट्राइंगल ले लो, स्केलिन ट्राइंगल वगैरह कुछ ले लो, सपोज मैंने ऐसा ले लिया, ठीक है। अब इसके जो वर्टाइसेस हैं ये है 3 पॉइंट्स, ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है भाई। और इनके कोऑर्डिनेट्स भी हमें पता है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। ए का कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3, बी का कोऑर्डिनेट है -1, 0, और सी का कोऑर्डिनेट है 0, 1, 2। क्लियर। अच्छा, अब हमें एंगल ए बी सी निकालना है, मतलब ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। ये वाला एंगल मान लो ये थीटा है, तो हमें थीटा निकालना है, ठीक। अच्छा, अब हमें इसका अगर एंगल निकालना है तो हम यूज़ कर सकते हैं कॉस थीटा वाला टेक्निक, मतलब डॉट प्रोडक्ट वाला टेक्निक। क्या कि हम बी ए वैक्टर मान लेते हैं, एक है बी ए वैक्टर और एक है बी सी वैक्टर। तो अगर हमें बी ए वैक्टर और बी सी वैक्टर मिल जाए तो हम कॉस थीटा इक्वल टू बी ए वैक्टर डॉट बी सी वैक्टर डिवाइडेड बाय उनका मैग्नीट्यूड से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे इनके बीच में एंगल मिल जाएगा वेरी इजीली डॉट प्रोडक्ट की मदद से। तो सबसे पहले हमें बी ए वैक्टर चाहिए, और बी ए वैक्टर कैसे निकालता हूँ? वैक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स कैसे निकाला जाता है? हेड वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। बिकॉज हमें बी ए वैक्टर चाहिए तो वी हैव टू फाइंड बी ए वैक्टर, एंड बी ए वैक्टर विल बी नथिंग बट ओ ए वैक्टर माइनस ओ बी वैक्टर, ठीक है, हेड माइनस टेल। अब हमें पता है कि ओ ए वैक्टर होगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, बस कोऑर्डिनेट्स के आसपास आई कैप लगा दिया, जे कैप लगा दिया, के कैप लगा दिया, माइनस ये इसका होगा माइनस प्लस आई कैप, फिर अब 0 0 ही है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 जे कैप 0 वो भी है, 0 के कैप, ठीक है। माइनस में लिखो कोई बात नहीं, प्लस में लिखो कोई बात नहीं, ठीक है। आई कैप 2 आई कैप, और बाकी इसमें कोई चेंज नहीं बिकॉज बाकी तो सब 0 ही है, तो जैसा था वैसे रहेगा। अच्छा, तो मुझे ये वाला वेक्टर मिल गया। कौन सा वाला वेक्टर मिल गया भाई साहब? हमें ये वाला वेक्टर मिल गया, हमें ये वाला वेक्टर मिल गया, बी ए वेक्टर मिल गया। अब हमें चाहिए बी सी वेक्टर, ये वाला वेक्टर चाहिए हमें, इसका हमें आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में चाहिए, ठीक है। और फिर हम डॉट प्रोडक्ट लगा कर निकाल सकते हैं। अब हमें चाहिए बी सी वेक्टर, बी सी वेक्टर निकाल लो भाई। बी सी वेक्टर मतलब हेड माइनस टेल, हेड है ये, टेल है ये, तो पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर माइनस पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर। ओ सी वेक्टर क्या हो जाएगा फिर? 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस ओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस प्लस आई कैप माइनस 0 जे कैप माइनस 0 के कैप, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 आई कैप प्लस आई कैप हो जाएगा सिर्फ आई कैप, और बाकी इसमें जे कैप और के कैप। अच्छा, तो हमें बी सी वैक्टर भी मिल गया। नाउ एंगल बिटवीन दिस 2 वैक्टर इज़ द एंगल ए बी सी, ठीक है। तो एंगल ए बी सी हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इन्वर्स, तो जिस थीटा हो जाएगा कॉस इन्वर्स बी ए वैक्टर डॉट बी सी वैक्टर डिवाइडेड बाय इनके बीच का क्या, इनका मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, बी ए वैक्टर मॉड इनटू बी सी वैक्टर का मॉड, ठीक है। इनका भी होल मॉड लगा सकते हो बिकॉज थीटा हमें जो एंगल है ये पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए मॉड लगा सकते हो, ठीक है। अगर पॉजिटिव पहले से आ ही रहा है तो मॉड मत लगाओ, पहले से अगर पॉजिटिव आ रहा है तो नॉट नीडेड। सो यहाँ से कॉस इन्वर्स कितना आ जाएगा? कॉस इन्वर्स इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करो आई कैप जे कैप के कैप के कंपोनेंट्स को, तो 2 इंटू 1 फिर 2 इंटू 1 फिर 3 इंटू 2,
ठीक है, होल डिवाइडेड बाय बी ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड। बी ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड होगा 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अंडर रूट डॉट बी सी वैक्टर होगा 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर। ऊपर क्या होगा 2 2 4 4 और 6 10, नीचे कितना हो जाएगा 4 4 8 8 और 9 हाँ 17 रूट 17 और इधर कितना है 1 1 2 2 और 4 6 रूट 17 और रूट 6, रूट 17 और रूट 6 मतलब कितना आ जाता है 102 रूट के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कॉस इनवर्स 10/100 रूट 2, इतना हो जाएगा एंगल ए बी सी। ठीक है, थोड़ा सा ऊट पटांग आंसर आ सकता है, नो प्रॉब्लम, आपका आंसर ये होगा। ठीक है, एंगल ए बी सी ये हो जाएगा, वेरी इजी, आसान एकदम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमें कोलिनियर प्रूफ करना है। देखो इस चैप्टर में कोलिनियर प्रूफ करने का तरीका होता है जैसे हमने क्लास 10th में किया था कि मान लो ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, सी एक पॉइंट है। हमें ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है। फिर हम क्या करते थे क्लास 10th में, हम डिस्टेंस फार्मूला से ए बी डिस्टेंस को निकालते थे, डिस्टेंस फार्मूला से, डिस्टेंस फार्मूला। फिर बी सी डिस्टेंस को निकालते थे डिस्टेंस फार्मूला से, फिर ए सी को निकालते थे डिस्टेंस फार्मूला से। फिर दिखाते थे क्या, फिर दिखाते थे कि ए बी और बी सी को जोड़ने पर ए सी मिल रहा है, वहाँ से कोलिनियर प्रूफ होता था। सेम तरीके से वेक्टर चैप्टर में भी ऐसे ही आपको प्रूफ करना है, बुक में भी ऐसे गिवन है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं भाई, कोलिनियर प्रूफ करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 16 होने वाला है, राइट? हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा। पहले तो आपको पॉइंट्स गिवन है, तो आपको पॉइंट्स से आपको वेक्टर ज्वाइन करना है दोनों पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, पहले वेक्टर ज्वाइन करो, फिर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। तो पहले ए पॉइंट गिवन है, ए पॉइंट गिवन है 1 2 7, बी पॉइंट गिवन है 2 6 3, सी पॉइंट गिवन है 3 10 -1। क्लियर, आर कोलिनियर। तो सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालो। वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ पॉइंट। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना कि ओ बी ओ ए क्या है, पोजीशन वेक्टर्स हैं। ठीक है, लिख देना, मैं लिख नहीं रहा अभी, टाइम बचा रहा हूँ थोड़ा सा, लिख देना तुम लोग। ठीक है, ओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा भाई, 2 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस 3 k कैप माइनस ओ ए वेक्टर हो जाएगा i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 7 k कैप। सो 2 और इधर माइनस गया तो i, और 6 और इधर गया तो 4, और 3 इधर गया तो 10। ये हो गया ए बी वेक्टर। सेम तरीके से बी सी वेक्टर निकाल लो। तो बी सी वेक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। ठीक है, ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। तो ओ सी वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सी पॉइंट, तो इट इज़ 3 i कैप प्लस 10 j कैप माइनस k कैप माइनस ओ बी वेक्टर कितना था, ओ बी वेक्टर था 2 i कैप माइनस 6 j कैप माइनस 3 k कैप। कितना हो जाएगा i कैप और इधर 4 j कैप और इधर माइनस 4 k कैप। नेक्स्ट ए सी वेक्टर निकालो सेम तरीके से। ए सी वेक्टर हो जाएगा ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ सी वेक्टर है बेसिकली 3 i कैप माइनस प्लस 10 j कैप माइनस k कैप माइनस ओ ए वेक्टर है i माइनस i कैप माइनस 2 j कैप माइनस 7 k कैप। 3 - 1 2 i कैप 10 - 2 8 j कैप और इधर माइनस 8 k कैप। क्लियर, ये हो गया। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, अब हमें बेसिकली ये प्रूफ करके दिखाना है कि मॉड ऑफ ए बी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी सी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए सी वेक्टर। चलो, तो मॉड ऑफ ए बी वेक्टर निकालो। मॉड ऑफ ए बी वेक्टर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और यहाँ पर 10 का स्क्वायर।
तो कितना हो जाएगा बताओ, 100 और यहाँ पर 16, 117 हो जाएगा। सिमिलरली बी सी वेक्टर का मॉड निकालो, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 16 16 32, 32 और 33, रूट 33 आ जाएगा। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। गेस 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। हाँ 3 से डिविजिबल है। ठीक है, ये भी 3 से डिविजिबल तो है, लेकिन 3 से कोई फ़ायदा नहीं है इसका। एनीवेज देखते हैं क्या होता है आगे जाकर। फिर ए सी वेक्टर का मॉड निकाल लो, मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो ए सी वेक्टर कितना है, 2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर, 64 स्क्वायर 128, 128 और इधर 4 132। ठीक है, तो 64 का 64 इंटू 128, 128 प्लस 4 इट इज़ 132। अब देखते हैं कि किसको ऐड करने पर क्या आता है। इसको तो सिंप्लीफाई करते हैं तो समझ में आएगा। सिंप्लीफाई करने पर ये 117 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दिया तो 9, 27 आ रहा है। ठीक है, 27 मतलब 9, 39। फिर 3 से डिवाइड जाएगा तो 3 13 आ जाएगा, तो 3 रूट 13 होगा ये, 3 रूट 13 यूनिट्स। और 132 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो इसको 3 से डिविजिबल जाता है क्या, हाँ जाता है, 4 4। और ये 4 जो है, ये 4 से डिविजिबल 11, तो ये हो जाएगा 3 रूट 11, 3 रूट 11 आएगा ना। सॉरी 3 रूट क्या बोल रहा हूँ, 2 रूट 33, सॉरी 2 रूट 33, 2 रूट 33 यूनिट्स ये है इतना। तो इनको जोड़ने पर, अच्छा एक मिनट, रूट 13 कैसे, 13 107, इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, इसमें कुछ गड़बड़ आ रहा है। इसमें आई गेस कुछ गड़बड़ आए है, कुछ गड़बड़ आया है बेटा, चेक करता हूँ। 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 16 17, 17 और इसमें 10 का स्क्वायर 10, ओ वेट -7 होगा, लॉल, -7 होने पर -4 होगा, सॉरी तभी तो बोलूँ कुछ गड़बड़ हुआ है। ओके आई गेस अब ठीक है। तो ये हो जाएगा बेसिकली कितना हो जाएगा ये, 33 है ना। कुछ गड़बड़ हुआ फिर से, 2 माइनस हुआ 4 आया, अब ठीक है, रूट 33 आएगा। तो अब देखो, अगर मैं ए बी को बी सी से जोड़ूंगा तो मुझे ए सी मिल रहा है, रूट 33 प्लस रूट 33 कितना आ रहा है, 2 रूट 33 आ रहा है कि नहीं, यस। तो हम लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं क्लियरली मॉड ऑफ ए बी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी सी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए सी वेक्टर, हेंस ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। बस ऐसे प्रूव कर देना है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है, शो दैट द वेक्टर्स दिस फॉर्म द वर्टाइसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए सबसे पहले तो आपको इन वेक्टर्स को दिखाना पड़ेगा कुछ ऐसे। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल मान लो, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ये रहा, ठीक है। हमें नहीं पता कौन सा साइड कौन से कैसे निकलेगा, तो एक काम करो, इसको पॉइंट ए बी सी करके मानो, ठीक है। तो लेट ए वेक्टर इक्वल टू, ए वेक्टर बोलो या फिर, अच्छा सॉरी ए वेक्टर नहीं है ये तो मुझे पोजीशन वेक्टर्स गिवन है ना, हाँ, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ओके, पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। तो लेट ओ ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। सिमिलरली ओ बी वेक्टर हो जाएगा
आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। ओ सी वेक्टर होगा 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है ना। अच्छा, ये जो है ये पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर, पॉइंट सी का पोजीशन, मतलब ऐसा है। ये जो ट्राइंगल है आपका, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, तो ऑरिजिन ओ से इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये रहा, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये रहा, ये इस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये रहा। अब आपको क्या करना है, आपको तो पोजीशन वेक्टर नहीं चाहिए, आपको तो चाहिए ये वाला वेक्टर, ये जो साइड वाला वेक्टर, ट्राइंगल के साइड वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर चाहिए हमें, ये वाला वेक्टर चाहिए। तो हमें वैसे ही करना पड़ेगा, फिर से वेक्टर्स जॉइनिंग टू पॉइंट वाले कंसेप्ट से ए बी वैक्टर निकालो, बी सी वैक्टर निकालो, फिर ए सी वैक्टर निकालो, ठीक है, या फिर सी ए वैक्टर निकालो, जो भी निकालना है निकालो, ठीक है। निकालने के बाद फिर उनका मैग्नीट्यूड का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना, कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले हम निकालने वाले हैं ए बी वैक्टर। ए बी वैक्टर, ए बी वैक्टर कैसे निकलेगा, ऑब्वियसली पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। तो इट विल बी आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस 2i कैप माइनस माइनस प्लस j कैप माइनस k कैप। कितना जाएगा ये, माइनस आई कैप, फिर माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप। क्लियर, इतना सबको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। फिर बी सी वैक्टर निकाल लो भाई। बी सी वैक्टर हो जाएगा ओ सी वैक्टर माइनस ओ बी वैक्टर। ओ सी वैक्टर इज़ गिवन 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप माइनस ओ बी वैक्टर हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। कितना हो जाएगा, 2i कैप और इधर माइनस j कैप और इधर माइनस माइनस प्लस k कैप। सिमिलरली ए सी वैक्टर निकाल लो, या सी ए वैक्टर, जैसा भी निकालना चाहो निकाल सकते हो, ठीक है। ए सी निकालोगे तो ओ सी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर होगा, जो कि होगा फिर से वही दिस ओ सी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर है कितना, 2i कैप माइनस माइनस प्लस j कैप माइनस k कैप। तो ये हो जाएगा आई कैप और इधर माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है। क्लियर। अब हमें ये प्रूव करना है कि ए बी प्लस बी सी का इनका स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, या फिर कुछ भी, मतलब पाइथागोरस थ्योरम बन रहा है वो दिखाना है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि किसका स्क्वायर किसका ऐड करने पर क्या मिलेगा, तो पहले तो आपको इनका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, फिर इसका निकालो। ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बताओ, -1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 1 + 2 4, 1 + 4 5 और इधर 36, तो √41। बी सी वैक्टर का मॉड, बी सी वैक्टर है 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √6। ए सी वैक्टर का मॉड 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, 1 + 26 9 35। तो ईज़िली दिखाई दे रहा है कि इसको स्क्वायर करोगे और इसको स्क्वायर करोगे और जोड़ोगे तो ये मिलेगा। तो लिखो क्लियरली, बी सी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर प्लस ए सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर बराबर ए बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। दिस ट्राइंगल ए बी सी फॉलोज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ऐसा लिखना है।
दिस ट्राइंगल ABC follows Pythagoras theorem, hence triangle ABC is a right angle triangle. और राइट एंगल ट्राइंगल में एक और बात लिखना होगा जो हमें प्रूफ करने को बोला था, क्या कि ABC आर द वेक्टर्स, हैंस OA वेक्टर, OC वेक्टर, OB वेक्टर जो भी है, दिस वेक्टर्स फॉर्म द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, वेरी सिंपल. क्लियर हो गया, इजी. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. एकदम आसान क्वेश्चन है भाई, ज़्यादा टफ क्वेश्चन है ही नहीं इसमें, आसान क्वेश्चन है. If a vector is a non-zero vector of magnitude a and lambda is a non-zero scalar, then lambda times a vector is a unit vector if. अच्छा क्वेश्चन है, देखो सब मतलब थोड़ा सोचने वाला लायक क्वेश्चन है कि आपको बोला कि a वेक्टर एक नॉन ज़ीरो वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, सॉरी इसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं है. ठीक है, तो इज़ नॉट ए नल वेक्टर. ओके, अच्छा, सो मॉड ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ऐसा मैं लिख सकता हूँ. ठीक है. ऑल्सो लैम्डा इज़ ए नॉन ज़ीरो स्केलर, लैम्डा इज़ ऑल्सो नॉट ज़ीरो बट बिलोंग्स टू रियल नंबर. ठीक है, अच्छा. देन लैम्डा ए वेक्टर इज़ ए यूनिट वेक्टर. लैम्डा ए वेक्टर को मैं यूनिट वेक्टर कब कहूँगा, बताओ कब कहूँगा. अच्छा, एक और बात, क्वेश्चन में गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज़ ए. ठीक है, अच्छा, तो मुझे बताओ इस वेक्टर को मैं यूनिट वेक्टर कब कहूँगा, बताओ. तो तुम बोलोगे भाई किसी वेक्टर को भी यूनिट वेक्टर हम तब बोलते हैं जब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो. तो चेक करते हैं कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लैम्डा के किस वैल्यू की वजह से आता है. तो लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर का मॉड ले लेता हूँ, मॉड का वैल्यू 1 होना चाहिए. ठीक है ना, लैम्डा तो भाई लैम्डा है, बाहर चला जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. और मॉड ऑफ ए जो है वो रह जाएगा. अब हमें पता है कि मॉड ऑफ ए क्वेश्चन में गिवन है ए, तो लैम्डा टाइम्स ए इक्वल टू 1, यहाँ से लैम्डा आ जाएगा कितना 1/a. इसका मतलब लैम्डा जो है, अगर लैम्डा का वैल्यू 1/a हुआ और हमें पता है कि a इज़ नथिंग बट मॉड ऑफ a, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/mod ऑफ a. तो लैम्डा का वैल्यू जब 1/ वेक्टर ऑफ a का मैग्नीट्यूड के बराबर होगा तभी ये वाला वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा. बस, वेरी सिंपल. या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, जब a का वैल्यू 1/λ होगा, या फिर a वेक्टर का वैल्यू, सॉरी a वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब 1/λ के बराबर होगा तब ये कंडीशन फुलफिल होगा. बस, ऐसा भी कह सकते हो. तो इट इज़ इक्वल टू 1 फॉर, इसको ऐसे लिखो, फॉर लैम्डा दिस ए टू बी ए नल, सॉरी टू बी ए यूनिट वेक्टर, टू बी अ यूनिट वेक्टर, इसका जो मॉड है इट शुड बी इक्वल टू 1. तो लैम्डा टाइम्स मॉड ए इक्वल टू 1. सो लैम्डा टाइम्स ए इक्वल टू 1 और ए इक्वल टू 1/λ. ठीक है, इम्प्लाइज तो ए का वैल्यू 1/λ होना ज़रूरी है. क्या तुम लोगों का आंसर यही आया, क्या लगता है? आंसर इसे रॉन्ग. तुम बोलोगे क्यों? बिकॉज तुमने यहाँ पर एक क्रूशियल स्पॉट मिस कर दिया कि मॉड से तुमने लैम्डा को बाहर निकाल लिया विदाउट एनी हेजिटेशन. क्योंकि देखो लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर मॉड नहीं है. अगर लैम्डा का वैल्यू मान लो नेगेटिव आ गया, उस केस में ये वाला कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, तब ये वाला वेक्टर आपका यूनिट वेक्टर नहीं कहलाएगा. तो इसीलिए आपने जो मॉड को बाहर निकाला, आई मीन लैम्डा को बाहर निकाला मॉड से, तो लैम्डा के साथ भी मॉड लगेगा. ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, मॉड ऑफ लैम्डा होगा. समझे? तो ये एक क्रूशियल स्पॉट है जो आप मिस आउट कर सकते हो. इसलिए मैंने पहले गलती की और फिर मैं आपको बताया कि गलती कहाँ पर हुआ. ठीक है,
तो एक मॉड के वजह से आपका आंसर गलत आ सकता है। और लॉजिकल भी है, आप खुद भी सोच सकते हो कि भाई अगर नीचे नेगेटिव आ गया तब तो भाई वेक्टर ए का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि किसी वेक्टर का वैल्यू मतलब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। और मैंने यहाँ पर लैम्डा को भाई एनी रियल नंबर मान के रखा है, और रियल नंबर में तो नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, तो इसीलिए मॉड का होना ज़रूरी है। क्लियर? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, और ये ऑप्शन डी होगा, क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 10.3 भी यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई होप सो। इसी के साथ हम लोग एक और एक्सरसाइज हम लोगों ने निपटा दिया है इस चैप्टर का। ठीक है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज होने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट के रिलेटेड, वो हम सॉल्व करेंगे और आप लोगों के साथ फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।